वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ की। आप पेड सीरीज़ और पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। पहला प्रश्न है स्टेटमेंट वाला, ये बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। दो स्टेटमेंट है। कायोत्सव का सबसे पहला वर्णन जो है याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है और गुप्त काल में उज्जैन महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। फिर से दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये भी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। कौशिकी ब्राह्मण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये पूछा जाता है प्रश्न। कौशिकी ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, इनका संबंध है ऋग्वेद से। तो ब्राह्मण ग्रंथ, यज्ञ एवं अनुष्ठानों के विधि विधानों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं। कौशिकी ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, इनका संबंध है ऋग्वेद से। ठीक है। वेद कितने? 4 वेद। यज्ञ वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? 10वें मंडल में है। तो ऋग्वेद का नदी सूक्त 10वें मंडल में है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में 75वें सूक्त की रचना ही नदी की स्तुति के लिए की गई है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। उत्तर वैदिक काल में पालागल से तात्पर्य था। कौन था उत्तर वैदिक काल में पालागल? संदेशवाहक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सबसे अंतिम नाम पालागल का होता था। पालागल एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश को ले जाने वाले का काम करता था, यानी संदेशवाहक का काम करता था। नंबर 6 पर आ जाइए। ऋग्वेद में किस नदी को अम्बित में, नदीत में और देवित में कहा गया है? किसको कहा गया है? सरस्वती नदी। परुष्णी प्राचीन नाम है रावी नदी का, वितस्ता प्राचीन नाम है झेलम नदी का, और सिंधु वर्तमान नाम है कुर्मू या कुर्रम नदी का, इंडस। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र और सम्मानित नदी सरस्वती है। प्रश्न किया भी हुआ है कई बार। और ऋग्वेद में सरस्वती को अम्बित माँ, देवित माँ और नदीत माँ कहा गया है, या अम्बित में, देवित में और नदीत में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो राखीगढ़ी तो होगा नहीं, हरियाणा में है ये। रोपड़ पंजाब में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। लोथल गुजरात में है और धौलावीरा भी गुजरात में। तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है सिंधु सभ्यता स्थल। ठीक है, सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। इसका उत्खनन 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। कितने? 7 वर्गों में, जिसमें दूसरा वर्ग कौन सा है? देखिए, पहला वर्ग है दार्शनिक। मैगस्थनीज ने प्रथम वर्ग में दार्शनिक को रखा है, यानी शिक्षकों को। दूसरे में किसानों को रखा है, तो कृषक वर्ग हो गया सी। तो मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका का नाम याद रखिएगा, फेवरेट है, पूछते हैं एग्जाम में। मैगस्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। कौन कौन से हैं वो 7 श्रेणियाँ? पहले में दार्शनिक, दूसरे में किसान कृषक, तीसरे में पशुपालक, चौथे में कारीगर, पाँचवें में योद्धा, छठे में निरीक्षक और सातवें में मंत्री। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए और महात्मा बुद्ध ने कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में ही सबसे अधिक उपदेश दिए थे। बिल्कुल, श्रावस्ती में उन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए थे और उनके सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट। और गौतम बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए? ये तो सबसे अधिक तो श्रावस्ती में दिए। सबसे पहला कहाँ दिया? सारनाथ में, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में, और उसी को बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ऐसे ही पूछा गया प्रश्न कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ किया गया था? कुछ नहीं, आगे पीछे कुछ नहीं लिखा है, बुद्ध जैन कुछ नहीं, सीधे धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ किया गया था। 4 ऑप्शंस हैं, वहाँ पे एक ऑप्शन है सारनाथ, तो उसका उत्तर है सारनाथ। समीक्षा अधिकारी में किया था ये प्रश्न, 14 में या 15 में। 10वां प्रश्न है, काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? तो काव्य मीमांसा रचना है राजशेखर की। कर्पूर मंजरी बड़ी फेवरेट एग्जाम की, वो पूछते हैं, वो भी राजशेखर की रचना है, महेंद्र पाल प्रथम के। तो राजशेखर जो है कन्नौज, उत्तर प्रदेश का कन्नौज, जो कि इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, प्रतिहार वंश के राजा महेंद्र पाल प्रथम तथा उसके पुत्र महिपाल के दरबारी कवि थे। राजशेखर की रचनाएं कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण।
ये दोनों बड़ी फेवरेट एग्जाम की पूछी गई हैं, कई बार मैच करने के लिए पूछ लेते हैं इनको। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। शेख बहाउद्दीन जकरिया संबंधित थे किससे? शेख बहाउद्दीन जकरिया का संबंध है सोहरावर्दी सिलसिले से या सोहरावर्दी पंथ से। तो भारत में सोहरावर्दी पंथ या सिलसिले की स्थापना शेख बहाउद्दीन जकरिया ने की थी। यह भारत में मुल्तान से आए और इस सिलसिले का प्रचार प्रसार किया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। खानजादा बेगम निम्नलिखित में से किसकी बहन थी? देखिए, राजकुमारी खानजादा बेगम उमर शेख मिर्ज़ा की बड़ी बेटी थी। उमर शेख मिर्ज़ा जो कि पिताजी हैं बाबर के, तो यानी ये बाबर की बड़ी बहन हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहन पूछा तो ए, अगर बेटी पूछता तो सी। तो खानजादा बेगम तैमूरी राजकुमारी थी और उमर शेख मिर्ज़ा की बड़ी बेटी थी वो, और बाबर की हो गई फिर बड़ी बहन। नंबर 12 पर आ जाइए। जहांगीर के काल में तमगा और मीर बहरी से निम्नलिखित में से क्या आशय था? तमगा और मीर बहरी किसके लिए है? स्थल तथा नदी मार्ग की चुंगी। तो जहांगीर के काल में तमगा और मीर बहरी का आशय स्थल तथा नदी मार्ग की चुंगी से था। जहांगीर का काल जो कि चित्रकला का स्वर्ण काल है, और शाहजहां का काल जो कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसको फारसी का होमर कहा जाता है? फारसी का होमर कहा जाता है फिरदौसी को। तो फिरदौसी को फारसी का होमर कहा गया है। वह महमूद गजनबी के दरबार का प्रमुख विद्वान था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पर। रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। तो रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा सीधे सीधे ही। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? किसका कथन है ये? रॉल्फ फिंच का। तो रॉल्फ फिंच 1585 यानी 1585 में अकबर के शासनकाल में भारत आया। वह फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। उसने आगरा और फतेहपुर सीकरी नगरों को लंदन से भी बड़ा बताया। नंबर 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रथमतः यानी सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लाए थे? मुद्रणालय, प्रिंटिंग प्रेस, ये लेकर आए पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले पुर्तगाली लाए। पुर्तगाली पहले यूरोपीय थे जिन्होंने भारत तक सीधे समुद्री मार्ग की खोज की। 20 मई 1498 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा जो है कालीकट पहुंचा था। कालीकट जो कि दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित एक महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह है। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर जो है बनाया गया था। ठीक है, ब्लू बॉर्डर पॉलिसी नीति थी उसकी। और इस लाइन से ही प्रश्न कई बार बना, इस लाइन से ही बना कि ब्लू बॉर्डर पॉलिसी किसकी थी? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की थी, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर को नियंत्रित करना था। अब देखिए, पुर्तगालियों ने 1565 में गोवा में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? कहाँ जन्मे स्थूलभद्र? पाटलिपुत्र में। तो प्रसिद्ध जैन शिक्षक स्थूलभद्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया? आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया किसने? बिंदुसार ने। ऑप्शन नंबर बी। तो मौर्य शासक बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का संरक्षक था। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध चिश्ती संत था जिसका मकबरा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किया गया? किसका मकबरा है फतेहपुर सीकरी में? शेख सलीम चिश्ती का। निजामुद्दीन औलिया का तो दिल्ली में है। तो चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम जो है विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनका मकबरा फतेहपुर सीकरी में स्थित है और यह निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने अफीम खाकर आत्महत्या की थी? अफीम खाकर आत्महत्या की थी शाह बेगम ने। शाह बेगम। तो देखिए, मानबाई यानी शाह बेगम भगवान दास की पुत्री तथा मान सिंह की बहन थी। इनका जो विवाह है वो जहांगीर से हुआ था और शाह बेगम ने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली थी। इनका मकबरा है इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज के खुसरो बाग में स्थित है। तो हिस्ट्री के 20 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। और ये सारे के सारे प्रश्न यूपी पीसीएस के प्रीवियस प्रश्न हैं। ठीक है, पहले पूछे गए हैं, तो इस तरह से भी प्रश्न करती है यूपीएससी, यूपीपीएससी। ठीक है, 1/3 की माइनस मार्किंग है।